बच्चों, यहाँ पर हम लोगों को 2020 का इकोनॉमिक्स पेपर सॉल्व करना है। बजट लाइन जो है वो शिफ्ट करेगा पैरेलल। तो बजट लाइन शिफ्ट करता है कब? जब इनकम चेंज होता है। ये है, आप जाके कंज्यूमर बिहेवियर वाला देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये बजट लाइन है मेरा ए बी, ये मेरा बजट लाइन है ए बी, A1 B1। तो बजट लाइन जब शिफ्ट होता है तो उसका वजह इनकम चेंज होता है, प्राइस नहीं। प्राइस रेशियो रिमेन सेम, यस, प्राइस रेशियो सेम रहता है, लेकिन इनकम चेंज होता है तभी बजट लाइन विल बी पैरेलल होता है। यही इसका आंसर हुआ। तो प्राइस रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं है, यानी कि इसमें जो गुड्स है एक्स और वाई, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। बजट लाइन जब भी शिफ्ट होगा उसका वजह होगा चेंज इन इनकम। बी अलर्ट, अगर बजट लाइन चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, चाहे वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो या राइट की तरफ शिफ्ट हो, वो हमेशा होगा ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो हमारा आंसर होगा ए। इसमें प्राइस सेम रहता है लेकिन इनकम चेंज होता है। दो कमोडिटी और वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, तो इंडिफरेंट कर्व क्या होगा? इंडिफरेंट कर्व होगा नेगेटिवली स्लोप स्ट्रेट लाइन। अगर इंडिफरेंट कर्व स्ट्रेट लाइन होगा तो वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा और वो नेगेटिवली स्लोप स्ट्रेट लाइन होगा। और कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो एल सेफ होगा, याद रखना। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताओ, मिड पॉइंट ऑफ लीनियर डिमांड कर्व। हेलो, हाँ यार बोलो बेटा, ये मिड पॉइंट होगा। इस मिड पॉइंट को अगर हम जोड़े तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर होगा। तो जब दोनों एरिया बराबर होगा तो इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या होगा? 1। इलास्टिसिटी का वैल्यू जब 1 होगा तो उसे कहते हैं यूनिटरी। क्या कहते हैं? यूनिटरी इलास्टिक। तो मिड पॉइंट जब भी बनेगा वो हमेशा उसका वैल्यू होगा 1 और उसे कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक। तो हमारा आंसर होगा यहां सी। एवरेज फैक्टर राइज, मार्जिनल फैक्टर क्या होगा? आइए देखते हैं। ये है मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट और ये है मेरा एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज फैक्टर राइज, अच्छा, एवरेज राइज हो रहा तो मार्जिनल भी राइज हो रहा और फिर फॉल भी हो रहा। ध्यान से देखो, एवरेज फैक्टर राइज हो रहा, ये एवरेज फैक्टर है जो ऊपर की तरफ जा रहा। तब ऊपर की तरफ जा रहा तो इसमें दो बातें आ सकती है बच्चों, इसमें दो बातें आ सकती है। एमसीक्यू में भी हम देखे नहीं क्या है। दो बातें क्या आ सकती है कि मार्जिनल प्रोडक्ट भी राइज होगा, देखो राइज हो रहा है और फिर फॉल हो रहा। और सेकेंड बातें आ सकती है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ग्रेटर देन किससे होगा? एवरेज प्रोडक्ट। तो ग्रेटर देन होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा होगा एवरेज प्रोडक्ट से।
price of commodity alone increase, what will be the impact of consumer surplus? प्राइस जो है अकेला बढ़ रहा है तो कंज्यूमर सरप्लस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या होता है बच्चों? कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है बेचारा जितना बार्गिंग करता है, यह है कंज्यूमर सरप्लस। मार्केट में सामान का दाम है 100 रुपया, लेकिन हम सिर्फ 90 रुपया ही पे करेंगे, तो हम कितना सेव किए? 10 रुपया। ये मेरा सरप्लस हुआ। लेकिन यह बोलना प्राइस बढ़ रहा, प्राइस बढ़ेगा तो सरप्लस कहाँ होगा? सरप्लस तो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्राइस बढ़ने से आपका तो सेव होगा ही नहीं, और पैसा ज़्यादा लगेगा। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व कैसे होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको मालूम होगा। एएफसी बार बार दे रहा बच्चों, एएफसी एकदम कॉमन हो गया है बच्चों। ये हमारा एएफसी कर्व है। एएफसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसके अलावा बच्चों ये स्लोपिंग डाउनवर्ड है, ऊपर से नीचे आता है और कॉन्वेक्स होता है, और ये कभी बढ़ता नहीं, हमेशा फॉल होता है। एएफसी हमेशा फॉल होगा अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो। इक्विलिब्रियम पॉइंट में अगर हम लोग बात करें, इक्विलिब्रियम पॉइंट में मार्जिनल कॉस्ट कर्व परफेक्टली कंपटीशन विल बी नेगेटिवली स्लोप्ड, वर्टिकल या पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप होती है बच्चों, वो नेगेटिव नहीं होती है बच्चों। वर्टिकल नहीं होती है, ना ही हॉरिजॉन्टल होती है, पॉजिटिव स्लोप होती है। याद रखोगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ये तो आपको मालूम है, P बराबर AR बराबर MR, सब बराबर होता है तीनों, और ये हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो ये पॉजिटिव स्लोप होता है बच्चों, नेगेटिव नहीं होता है। शट डाउन पॉइंट कब होगा? मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी। मिनिमम पॉइंट जब होगा एबीसी का, तो यहाँ मिनिमम पॉइंट नहीं है। अगर मिनिमम पॉइंट नहीं है, हाँ है, मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यही तो हम लोग को मिल गया बच्चों। ये हमारी शट डाउन पॉइंट है। लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में हर फर्म क्या कमाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। एकदम मुझवानी याद रखो बच्चों, लॉन्ग रन में हर फर्म को एक ही होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, देख सकते हो। आपसे पूछ रहा प्राइस जो है, प्राइस रिलेशन बिटवीन प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू परफेक्ट कंपटीशन में होगा क्या? तीनों बराबर होगा। ये तो आपको बार बार हमने दिखा रहा है। ये स्ट्रेट लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। एवरेज रेवेन्यू का कर्व भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा, मार्जिनल रेवेन्यू भी होगा, और ये सब बराबर होगा प्राइस का। ये बजट लाइन इक्वेशन है 64। एक्चुअली ये पहला गुड्स का है और ये दूसरा गुड्स का खर्चा मिलाकर टोटल 64 रुपया हो रहा। स्लोप ऑफ बजट लाइन विल बी, बोला स्लोप निकालो बजट लाइन का इक्वेशन से। तो बच्चों 7y को इधर रखोगे, 7y बराबर 64 माइनस 5x। 7 से इसको भी डिवाइड करो, 7 से इसको भी डिवाइड करो, तो यहाँ जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ बजट लाइन, वो हमेशा होगा x वाला एरिया, -5
बटा में 7, ये हम लोग का होगा स्लोप। चलो बच्चों इस पे एक सवाल और बनाते हैं, क्या है कि ये दे सकता है। मान लो आपके सामने सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। आपको बोलना स्लोप निकालो, तो y को बच्चों इधर रखोगे और x को उधर ले जाओगे। 12 के नीचे 2 दे दो, 3 के नीचे 2 दे दो। अब आपसे कोई पूछे स्लोप बताओ लाइन का, तो आप तुरंत बता दोगे स्लोप होगा x वाला हिस्सा है, इसके आगे साइन है माइनस का, दे दो 3/2। ये हमारा आंसर। तो अभी यहाँ पर ही हम लोग के सवाल में 5/7 है। 5/7 कहीं है कि नहीं देखते हैं। हाँ बच्चों है बी में। मेट्रो का भाड़ा अगर बढ़ जाए कलकत्ता में, मेट्रो फेयर increase by 25%, what will be happen to demand curve for riding the bus? तो बस का भाड़ा क्या होगा, बस का डिमांड क्या होगा, बस का डिमांड बढ़ेगा नेचुरली। तो भी इसको सही से देखो, अगर मेट्रो का भाड़ा बढ़ेगा तो जो लोग मेट्रो से जाते तो मेट्रो को छोड़ देंगे और बस को पकड़ेंगे, तो बस का डिमांड बढ़ेगा। और बस का डिमांड जब बढ़ेगा, बस का डिमांड राइज करेगा, और राइज करेगा तो जाहिर है वो राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। उसका डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट करेगा, राइट की तरफ। तो सी नंबर होगा बच्चों, उसका डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। बच्चों टोटल यूटिलिटी जो है दिया हुआ, उससे मार्जिनल यूटिलिटी निकाल लिए 35, 45 से 35 घटाए 10, 9, 8। ये तो लगातार घट रहा था। इसका जो कर्व होगा ये हमेशा नीचे की तरफ आएगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ऊपर से नीचे आएगा। कन्वेक्सिटी ऑफ इंडिफरेंट कर्व इम्प्लाइज दैट, अगर इंडिफरेंट कर्व कन्वेक्स होता है उसका वजह कौन होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का बढ़ना, घटना, जीरो होना या का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंस बच्चों, इंडिफरेंट कर्व का जो कन्वेक्सिटी होता है, यानी कि हमने आपको बताया था कि हमारी जो इंडिफरेंट कर्व होती है और वो होती है कन्वेक्स टू ऑरिजिन। कन्वेक्स टू ऑरिजिन को बोलते हैं कन्वेक्सिटी। इन्हीं को बोला गया है स्लोप। और ये सब होता है बेटा, ये सब होने का वजह होता है ड्यू टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, और ये हमेशा डिमिनिशिंग होगा। हम बताए थे आपको ये डिमिनिशिंग होगा, यानी कि डिक्रीज होगा, कभी इंक्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पड़ी हम लोग बोलेंगे DRS का डी बोलेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन घटता है तब। पांच नंबर में आपको बोलना है कि दो कमोडिटी है जिसमें हम लोगों को मनी इनकम खर्चा करना है, तो आपको निकालना इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ PY। अच्छा बच्चों आपको याद होगा टू कमोडिटी, ये मैंने आपको डिस्कस किया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी X का बराबर होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y का। तो यह मार्जिनल यूटिलिटी X का दिया हुआ 4,
और प्राइस दिया हुआ है x का 12, मार्जिनल यूटिलिटी है 10 और प्राइस नहीं दिया हुआ है तो इसको y ही मान लिए, तो इसको इससे इंटू कर दिए बच्चों, तो ये हो गया 4y और ये हो गया 120। अगर हम 4 से काट दें तो y का वैल्यू आ जाएगा 30, तो यहाँ 30 ऑलरेडी है तो 30 हमारा का आंसर हो जाएगा। एक्सपेंशन पथ of the locus of the producer equilibrium point only when only the price of labor change। क्या इसमें लेबर का प्राइस चेंज होगा या प्राइस ऑफ कैपिटल चेंज होगा या रेट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ कैपिटल ग्रेटर देन द रेट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ लेबर या आइसोक्रोनस लाइन शिफ्टेड पैरेलली। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको इंपॉर्टेंट दे दो, बहुत अच्छा है बच्चों। ये हमारा आइसोकॉर्ड लाइन है, 1 2 3, ये हमारा आइसोकॉस्ट लाइन है और ये आइसोकॉस्ट लाइन हम लोग का शिफ्टेड हो रहा है, पैरेलली शिफ्टेड हो रहा है। इसके हर एक पॉइंट को जब हम लोग जोड़ देते हैं स्ट्रेट लाइन के जरिए, इसी को कहते हैं एक्सपेंशन पथ। तो अगर एक्सपेंशन पथ का जो लोकस होती है इक्विलिब्रियम पॉइंट का, वो हमसे पूछ रहा है इसमें से कौन होगा, तो इसमें से डी होगा बच्चों, क्योंकि आइसोकॉर्ड लाइन शिफ्टेड होता है पैरेलली। देखो सब लाइन पैरेलल शिफ्ट हो रहा है। गवर्नमेंट अगर टैक्स लगा दे सेलर के ऊपर तो डिमांड और सप्लाई जो होगा कमोडिटी प्री टैक्स सिचुएशन, प्री टैक्स से पहले कैसा होगा ये बताओ, यानी कि टैक्स लगने से पहले डिमांड और सप्लाई कैसा होगा बच्चों। गवर्नमेंट इम्पोज सेल टैक्स, गवर्नमेंट इम्पोज सेल टैक्स ऑन द सेलर, यानी कि सरकार जो है सेल टैक्स ले रहा है। अंडर डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन कंपेयर टू द प्री टैक्स सिचुएशन, यानी कि आपको यह बोलना कंपेयर करो टैक्स से पहले और टैक्स, मतलब सरकार अगर टैक्स ले रही है तो डिमांड सप्लाई का कंडीशन क्या होगा प्री टैक्स सिचुएशन के साथ कंपेयर करो। तो सबसे पहली बात है बच्चों, पहले क्या होगा और अभी क्या होगा इसके में कंपेयर करो। तो कंपेयर यही करेंगे अगर सरकार टैक्स लेगी तो ये बताइए बायर लोगों के पास, बायर मतलब सामान, बायर जो सामान खरीदेगा वो महंगा होगा तो बायर को प्राइस क्या करना होगा, ज़्यादा देना होगा। प्राइस पेड बाय द बायर विल राइज, राइट, बोलो बच्चों। और सेकेंड, प्राइस रिसीव बाय सेलर विल फॉल। अच्छा, सेलर को जो प्राइस मिलेगा वो फॉल होगा। इसका मीनिंग समझे, इसका मीनिंग यही है कि सरकार अगर टैक्स ले रही है तो जो गुड्स होगी, गुड्स वो एक्सपेंसिव हो जाएगी, और गुड्स अगर एक्सपेंसिव होगी तो बाइंग कॉस्ट जो कॉस्ट होगा वो हाई होगा, बाइंग कॉस्ट हाई होगा तो ऑटोमेटिक उसका डिमांड फॉल होगा, और डिमांड फॉल होगा तो जो सेलर है, सेलर उसकी सेल क्या हो जाएगी बच्चों, सेलर की जो सेल है वो कम हो जाएगी, सेलर की सेल फॉल हो जाएगी। और सेलर की सेल अगर फॉल होगी तो उसको जो सेलिंग प्राइस मिलेगा, प्राइस वो भी क्या होगा, फॉल हो जाएगा। तो ये जो आंसर होगा ए और बी ये दोनों ही मिल रहा है, द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी फॉल होगा, बात सही है। तो डी नंबर आंसर होगा ए, बी और सी।
क्योंकि अगर सरकार टैक्स लेगा तो पहली बात है परचेज बाइंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, सेलर का प्राइस, सेलर को रुपया कम मिलेगा क्योंकि सामान बिक्री नहीं होगा, और जो क्वांटिटी है बच्चों वो भी गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग सामान खरीदेंगे नहीं तो स्टॉक ऑटोमेटिक फॉल हो जाएगा। ये सवाल बार बार आ रहा बच्चों। 8 नंबर, 8 नंबर में हमें 5 यूनिट का निकालने बोला, मार्जिनल कॉस्ट 5 यूनिट का। तो बच्चों हम यहाँ लिख दे रहे कि सर हम 5 यूनिट का निकाल रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट। देखो ये हर साल दे रहा। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है चेंज, बढ़ना। 5 है और 4 है तो यहाँ 45 और माइनस 35 कर दो तो 10। अब चाहिए हमें एवरेज कॉस्ट। एसी आप कैसे निकालते हो? टीसी डिवाइडेड बाई क्यू। तो टीसी यहाँ 45 है और 5 से डिवाइड करो 9, तो 10 और 9 जहाँ है उसी को लो, और वो है सी नंबर, क्योंकि 10 है उसके बाद 9 है। 10 है मेरा मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट है 9। देखो यहाँ भी 9 है लेकिन 9 यहाँ पहले नहीं होना चाहिए, पहले होना चाहिए था 10। कंडीशन ऑफ लॉन्ग इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। लॉन्ग रन में प्राइस जो होती है, प्राइस वो बराबर होती है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के। प्राइस हमेशा इसी के बराबर होती है, याद रखना। लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कंडीशन में प्राइस हमेशा बराबर होगी एसी और एमसी का। क्यों बच्चों? क्योंकि लॉन्ग रन में सबको होता है कौन? प्रॉफिट। P is equal to MR AR। ये मेरा AC है और ये मेरा MC है, तो बेटा यहाँ ही लोग दोनों बराबर ही होता है। तो इसका मतलब प्राइस जो है AC के बराबर है और MC के बराबर है। जो प्राइस होती है देखो इस पॉइंट में, उसमें AC और MC सब बराबर होती है और तब जाके हम लोग कमाते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। बच्चों मार्जिनल कॉस्ट का इक्वेशन हम लोग के सामने दिया हुआ है, 3q स्क्वायर 5q प्लस 10, और आपको बोल रहा है कि आउटपुट निकालो। आउटपुट प्रोड्यूस दिया हुआ है 5 यूनिट, आपको बोल रहा प्राइस निकालो। तो आपको मालूम है इक्विलिब्रियम पॉइंट में P और MC दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो अगर MC बराबर होता है तो MC का मान क्या है? 3q स्क्वायर प्लस 5q प्लस 10। थ्री और यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर दे कितना? 5 इंटू 5 प्लस 10। आपका टोटल आ जाएगा 110। ये हो जाएगा प्राइस। अच्छा, प्राइस अगर 110 हुआ तो याद रखोगे एवरेज रिवेन्यू भी 110 हो जाएगा, मार्जिनल रिवेन्यू भी 110 हो जाएगा, क्योंकि सभी बराबर होते हैं।
एवरेज कॉस्ट कर्व का जो मिनिमम पॉइंट होता है उसमें क्या होता है? अगर एवरेज कॉस्ट कर्व का जो मिनिमम पॉइंट है उसमें AC, MC, AVC तीनों बराबर होती है, या AC AVC से ज़्यादा होता है, या AVC MC से ज़्यादा होता है। तो इसको हम लोग को समझना होगा कि मिनिमम पॉइंट जो होती है एवरेज कॉस्ट कर्व का, उसमें क्या घटना घटती है। बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों। इसको समझने के लिए बच्चों हम लोग को एक तो कर्व बनाना पड़ेगा। बच्चों ये हमारा AC है, ये इसका मिनिमम पॉइंट है। ये मेरा AVC है। MC हमेशा ही दोनों पॉइंट को जोड़ के ऊपर जाएगा। अब बताइए, ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट में AC और MC बराबर है, लेकिन MC जो है वो AVC से ज़्यादा है। तो जो मिनिमम पॉइंट होगा एवरेज कॉस्ट का, ध्यान से देखोगे ये एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है, यहाँ से डिसीजन लेना है बच्चों। तो इस पॉइंट में तो पहली बात है MC और AC क्या है, बराबर है, और इस पॉइंट के नीचे कौन है, AVC है। तो AVC से हमेशा MC क्या होगा, ज़्यादा होगा। बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट पकड़िए। ये एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है, और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि MC और AC दोनों बराबर हैं, लेकिन AVC इसके नीचे है। तो जाहिर है AC और MC बराबर है, लेकिन MC AVC से ज़्यादा होगा। बोल रहा है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, विच स्टेटमेंट अबाउट द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इनकरेक्ट। फिक्स्ड कॉस्ट के लिए कौन इनकरेक्ट है ये बताओ। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। पहले बताओ, हॉरिजॉन्टल होता है, ये सही है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर अफेक्टेड द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, नहीं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म यूजेस द फिक्स्ड फैक्टर, यस। ए नंबर हमारी आंसर होगी बच्चों। टोटल फिक्स कॉस्ट इररिस्पेक्टिव है, रिस्पेक्टिव नहीं है, इररिस्पेक्टिव है। ये आउटपुट ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है। इररिस्पेक्टिव का मतलब है नॉट रिलेटेड। तो टोटल फिक्स कॉस्ट का ताल्लुक लेवल ऑफ आउटपुट से नहीं होता है बच्चों। सॉरी बच्चों, यहां में से गलती हुआ है। यहाँ आपको लिखना है जो इनकरेक्ट है, ये तो करेक्ट है। टोटल फिक्स कॉस्ट लेवल ऑफ आउटपुट से जुड़ा हुआ नहीं है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। बेटा ये इनकरेक्ट है, आंसर होगा C बेटा, आंसर होगा C। क्यों बेटा, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर जो है, अगर वेरिएबल फैक्टर को हम यूज करेंगे तो क्या वो टोटल फिक्स कॉस्ट के ऊपर इफेक्ट डालेगा, तो आंसर होगा नो। तो यही होगा बेटा, क्योंकि इसमें हमको रॉन्ग स्टेटमेंट लेना है। तो रॉन्ग लेने के लिए हमको रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना होगा। टोटल फिक्स कॉस्ट का ताल्लुक प्रोडक्शन से नहीं है, सही है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है, कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है।
टोटल फिक्स कॉस्ट जो होता है फिक्स फैक्टर से होता है, सही है। एम्प्लॉयमेंट वेरिएबल फैक्टर है, क्या वो टोटल फिक्स कॉस्ट के ऊपर इफेक्ट डालेगा? तो नहीं, यही होगा। जब सप्लाई कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक होगा तो राइटवर्ड शिफ्टेड डिमांड कर्व विल प्रोड्यूस। तो देखो यहां पड़ी राइटवर्ड शिफ्ट डिमांड कर्व राइट। तो बच्चों यहां पर सप्लाई कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब जिसमें क्वांटिटी चेंज नहीं होता है, और डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो रहा राइट के तरफ, तो यहाँ दोनों ही बढ़ेगा नहीं, क्वांटिटी तो बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक में क्वांटिटी सेम होता है। राइज इन प्राइस विथ अनचेंज क्वांटिटी, यस प्राइस तो बढ़ेगा लेकिन क्वांटिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये सही है बच्चों। ए और सी और डी दोनों ही कैंसिल होगा क्योंकि इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक का मतलब होता है क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होना। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या है? इन्वॉल्व कर्व। बच्चों आप लोग को हम बताए थे, बार बार ये आता है बच्चों, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ये शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व से बनता है। ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 1 है, ये एवरेज कॉस्ट 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और 6 है। ये मशीन है बच्चों, इसका हर एक मिनिमम पॉइंट से हम लोग जोड़ेंगे। तो ये होगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के बारे में आपको हम बताए थे, ये इन्वॉल्व कर्व होता है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड कर्व होता है, और यू शेप कर्व होने का वजह होता है ड्यू टू लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। उसके अलावा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को प्लानिंग कर्व भी बोला जाता है। अब आगे चलो बच्चों, फिर एक कंज्यूमर का इनकम 10% बढ़ रहा। चलो भाई, एक ये सवाल आ चुका है बच्चों पद 17 में। चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम 10% दे दिया है। अब चेंज इन क्वांटिटी लेना है। तो चेंज इन क्वांटिटी 2000 से 1900 हुआ बच्चों, तो आपका क्वांटिटी घट गया है 100। याद रखोगे 2000 से 1900 हुआ तो 100 घट गया। इसका परसेंटेज निकालोगे 100 इंटू 100 और बटा में दोगे 2000। यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 1, यहाँ से 1, तो बचा -5। तो हमको निकालना होगा इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी का फार्मूला है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बटा में चेंज इन इनकम। ये हम लोग का फार्मूला है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हम लोग का आया -5%, क्वांटिटी डिमांड 10%, 10% कट गया -0.5।